राजश्री जी, 2010 में मैं दूसरी बार सांसद बना था। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उस समय मैं सांसद भी था। पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन इसी समय का टाइम था, यानी कि अगस्त का ही महीना होगा। कश्मीर से रोज खबर लगती थी, आज इतनी पथराव की घटनाएं हुई, इतने लोग घायल हुए, इतने सैनिक घायल हुए। और मैं रोज सोचता था एक ऐसी जगह है जहां पर रोज पत्थर चलते हैं, रोज सैनिक घायल होते हैं, ऐसा क्यों होता है। और दूसरी ओर चिंता फौज ये व्यक्त करती थी कि उस समय की यूपीए की सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाने वाली है, कश्मीर को और स्वायत्तता देने वाली है और हमारे सैनिकों पर और प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। लेकिन कोई सांसद संसद में नहीं बोलता था। मैंने सदन के बहुत सारे सदस्यों से सिग्नेचर भी कराए। इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया, कार्यक्रम युवाओं के बीच में जाकर किए। और कलकत्ता से कश्मीर ये यात्रा मैंने शुरुआत की 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर। और कलकत्ता से कश्मीर इसलिए की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक की ये यात्रा होगी, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने आजाद भारत आजाद ही हुआ था, पहली सरकार बनी थी, उसमें उद्योग मंत्री थे। बहुत कम आयु में, सबसे कम आयु में वो वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बने। ये सब होते हुए संपन्न परिवार से आते थे। उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा कि मैं अपने देश के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य में परमिट लेकर क्यों जाना पड़ता है। उस समय जम्मू कश्मीर में परमिट लेके जाना पड़ता था। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल में डाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज तक उसके बारे में पता नहीं चला कि क्या कारण रहे। मैंने भी वो यात्रा इसलिए शुरू की कि जिस राज्य में तिरंगा झंडा फहराने पर बवाल खड़ा हो जाता है, जहां पर भारत के सैनिकों पर पथराव हो जाता है, जहां पर मुकदमे दर्ज करने का हर बार प्रयास किया जाता है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए या उसको ज्यादा स्वायत्तता देने के प्रयास चल रहे हैं, तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा। जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं यात्रा करने वाला हूं, तो मीडिया के मित्रों ने मुझे कहा, कौन आएगा तिरंगा के लिए, कौन आएगा राष्ट्रीय एकता के लिए, ये 21वीं शताब्दी है, कौन आने वाला है। लेकिन वो 14 दिन 12 जनवरी से 26 जनवरी तक की वो यात्रा, आज मैं इस मंच से खड़ा होकर कह सकता हूं, कलकत्ता में अगर 20,000 लोग होंगे, नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो जैसे ही वो यात्रा की शुरुआत हुई, देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी, माधोपुर जहां पर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, पंजाब का माधोपुर का इलाका और जम्मू कश्मीर में जम्मू में एंट्रेंस करते हुए वहां तारें लगा दी गई, फेंसिंग कर दी गई, पुलिस की पूरी भरमार, हजारों लोग खड़े कर दिए गए कि हम लोग अंदर ना जा सके तिरंगा झंडा फहराने के लिए। क्या आप अपने देश में ऐसी कल्पना कर सकते हो कि आपको दिल्ली के किसी मोहल्ले में या छत्तीसगढ़ में, बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा हो? वो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि अनुच्छेद 370-35 से देश में था, जम्मू कश्मीर में था। आर्टिकल 370 and 35A that restricted the entry, that given them the special status, and that is why there was a divide in a way when they think they have the special rights. और उसी को खत्म करने के लिए तो मैंने किसी को कहा, ये तिरंगा जिसको आप कहते हो कि चंद गज का कपड़ा है, ये चंद गज का कपड़ा नहीं, इस तिरंगे में वो ताकत है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करती है। और जब कोई भारत का सैनिक भी, अगर कारगिल युद्ध की बात करूं, अगर टाइगर हिल पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने वापस जाकर कुछ लगाया था, तो तिरंगा झंडा लगाकर ही कहा था, ये दिल मांगे मोर। वो भावना भारत के युवाओं की ही थी। ये मात्र घर के ऊपर कोई झंडा लगाने की बात नहीं। भारत ने जिसको अपने देश का झंडा स्वीकारा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि मुझे
जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किस लिए किया गया कि मैं जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहा हूं तिरंगा झंडा लगाने। मेरे साथ उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के अरुण जेटली जी और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 10-10, 12-12 दिन पहले से कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर जाकर रुके थे और लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने का काम भारत के युवाओं ने उस समय भी किया था। आज तो हमारा सौभाग्य ये है, और उस समय की कभी कोई रिकॉर्डिंग निकाल कर देखे तो उनके साथ क्या अत्याचार नहीं हुए। कईयों के शरीर पर नील के निशान इतने थे कि इतने डंडे मारे गए, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी की टांग तोड़ दी गई, केवल अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए। अनुच्छेद 370-35 एक बड़ा विषय बन गया था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब हम 2019 में आपके सहयोग से सत्ता में आए और मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अब आप निर्भीक होकर जा सकते हो। ये कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन वर्षों तक देश ने झेला है इसको। और यही नहीं, 2019 अगस्त 5 और 6 अगस्त की अगर मैं बात करूं, जब लोकसभा राज्यसभा में इसको पास किया गया, उस दिन से आज दिन तक 3 साल हो गए। मुझे कोई 3 घटनाएं भी बताए अगर पथराव की हुई हो। 3 घटनाएं नहीं हुई, नहीं तो पूरा महीना पथराव चलता था। एक आर्टिकल 370-35A के वापस लेने से, रिपील करने से क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, लाखों मुस्लिम बहनें बार बार अपनी आवाज उठाती थी कि कभी परांठे में नमक ज्यादा पड़ गया तब जाके तलाक दे दिया, कभी कोई नलके में पानी बाल्टी में नहीं भरा तो तलाक दे दिया, कुछ और बोल दो तो तलाक दे दिया, तलाक 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 बोला और सड़क पर छोड़ दिया बीवी बच्चों के साथ। अधिकार उनके नहीं मिल पाते थे। उनको ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने किया जो मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन भारत में उनको ये यातनाएं सहनी पड़ती थी। वो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्या 1 साल पहले हम ऐसा कार्यक्रम कर सकते थे? 2020-21 की बात करूं, 21-22 की बात करूं, परिस्थितियां देश और दुनिया में ऐसी हो गई थी, ना जाने किसी को लगता था मैं कितने दिन और जीऊंगा। इतना असहाय कोई व्यक्ति शायद अपने आप को महसूस ना करता हो कि अपना दोस्त हो, परिजन हो, परिवार का व्यक्ति हो, अपने बेटे हो, माता पिता हो, उनको बेड भी चाहिए हो तो भी बहुत मुश्किल हो गई थी। घर से काम पर कैसे जाएं उसकी मुश्किल हो गई थी। कोविड ने ऐसी परिस्थितियां दुनिया में खड़ी की कि धन दौलत आपके पास कुछ भी होगी, लेकिन जान बचेगी न बचेगी किसी को पता नहीं चलता था। और 130 करोड़ के भारत के बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी अखबारों ने ऐसा लिख दिया कि भारत में तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। और उदाहरण दिया 1916 का कि उस समय कैसे भारत में उस समय भी आपदा आई थी और उस समय 6 करोड़ लोग आजादी से पहले उनकी मृत्यु हुई, और कहा इस बार तो और ज्यादा होगी। लेकिन आज भारत सिर उठाकर पूरी दुनिया भर में कह सकता है, पर कैपिटा अगर मृत्यु दर देखा जाए तो दुनिया में सबसे कम में भारत एक है, और इकलौता देश शायद जिसने 1 नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम भी किया। 130 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम भी किया। 200 करोड़ वैक्सीन तो मुफ्त में लगाई ही, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी भारत ने किया है। वही भारत जो आज से 7-8 साल पहले तक दुनिया भर से इंपोर्ट पर निर्भर करता था, आयात पर निर्भर करता था। 40-40 साल तक कोई ना कोई वैक्सीन इंपोर्ट ही हम करते थे, अपने यहां बनती तक नहीं थी।
लेकिन उसी आपदा के समय आत्मनिर्भर भारत का नारा और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और कई बार उस समय शायद देश के लोगों को लगता होगा, मीडिया के मित्र भी सवाल उठाते थे कि दुनिया आपदा से लड़ने की बात कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। ये मित्रों इसलिए आवश्यक था, अगर हम इंपोर्ट पर निर्भर करते तो ना आपके पास मास्क होता, ना आपके पास पीपी किट होती, ना आपके पास वैक्सीन होता। मात्र 1 महीने के अंदर देश ने वो क्षमता खड़ी कर ली, जहां एक पीपी किट नहीं बनती थी वहां 10 लाख पीपी किट बनाने का काम किया। देश को भी किया और दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी किया। वैक्सीन दुनिया से नहीं ली, अपने वैज्ञानिकों को लगाकर, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को साथ में जोड़कर देश में बनाने का काम किया है। आज बहुत आसान लगता है, लेकिन अपने आप को 2 साल पहले ले जाइए, ये इतना आसान नहीं था। मैं उन मीटिंगों का हिस्सा रहा जब हर रोज सुबह आप लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के घर पर जाता था। मैं, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी, तीनों की मीटिंग वहां पर होती कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। गृह मंत्री जी अपनी बताते थे, फाइनेंशियल पैकेज कैसे बने, हम लोग उस पर चर्चा करते थे। और सबसे पहली योजना क्या आई? गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। और कितना अन्न, दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में वो करने का काम किया। देश के 80 करोड़ गरीबों को एक महीना 2 महीना नहीं, 28 महीने यानी कि लगभग 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। शायद ही कहीं पर कोई ऐसा उदाहरण आया हो कि कहीं पर किसी की भूखमरी के कारण मृत्यु हुई हो। लगातार वो प्रयास जारी रहे। उस समय रिफॉर्म सबसे ज्यादा करने का काम किया। रिफॉर्म्स क्या लाए हम? कोल्स एंड माइंस के सेक्टर में उसको खोल दिया गया। स्पेस का सेक्टर, जहां पर आप जाकर अपने गूगल मैप से लेके बाकी सब देखते हो, ये आज से अगर कुछ साल पहले खोल दिया होता तो शायद आपको केवल गूगल मैप से गूगल की ही ऑप्शन नहीं रहती, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन देश के अंदर भी हो जाती। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को खोला। दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश कौन है हथियारों का? भारत है। लेकिन मात्र 1.5 साल के अंदर हमने अपनी वो क्षमता खड़ी कर ली। अपना इंपोर्ट बिल तो हमने डिफेंस का कम किया ही, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी इस साल से करनी शुरू कर दी है। और अगले 5 से 10 साल के अंदर भारत दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक डिफेंस के क्षेत्र में भी होगा। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। मित्रों, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा ही नहीं है, हमें इसको जीना भी है, इसको साकार भी करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इसमें सफल होंगे। जब आप जैसे युवाओं की ओर मैं देखता हूं तो मैं वापस अपने आप को 2019 में ले जाता हूं, जब मैं पहली बार एमओएस फाइनेंस बनकर आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वित्त मंत्री और मुझे दोनों को बुलाकर कहा कि देश के युवाओं में बहुत क्षमता है, हमें संभावनाएं खड़ी करनी है, इनको अवसर देने हैं ताकि ये स्टार्टअप्स के सेक्टर में अच्छा कर सके, इनोवेशन के सेक्टर में अच्छा कर सकें। हमने क्या किया? हमने केवल उनके जो इश्यूज थे, टैक्सेशन से हो, फैक्ट्री क्लियरेंस के हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के हो, ये 4-5 चीजें थी, हमने उसमें बदलाव लेकर आए। आज हर भारतीय को एक गर्व के साथ कहना चाहिए कि मात्र 5-6 वर्षों के अंदर भारत के 105 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये दुनिया के शायद ही किसी देश ने ऐसे किया। और आपदा के समय जहां पर कंपनीज दुनिया भर में बंद हो रही थी, भारत के नौजवानों ने अपनी स्टार्टअप्स को वो ताकत दी कि आपदा के समय भी 55 कंपनियां स्टार्टअप से यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। ये भारत के युवाओं की ताकत है। उनको केवल एक अवसर की जरूरत है। जहां मौका मिले पॉलिसी में, हमने वो भी करने का अपनी ओर से प्रयास किया है।